डियर स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में हम पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को हम आज की इस कक्षा में हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या एक है। प्रश्न संख्या एक है, संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या हमेशा भाज्य होगी। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि किसी संख्या के से उसी के अंकों का योग घटा देने पर जो संख्या मिलती है वह सदैव इन चार संख्याओं में से कौन सी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो अगर हम कोई संख्या लें, जैसे एक संख्या हमने ली 572। अब इस संख्या में से अगर हम देखिए कोई संख्या लेंगे, उस संख्या में से अगर हम इसी संख्या के अंकों का योग घटा दें। अब इनके अंकों का योग करते हैं, 7 5 12 और 2 जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 14। अब इस संख्या में से हम इसी संख्या का योग घटा दें तो हमको क्या मिलेगा। अब देखिए 12 में से 4 गए 8, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 5, ये 558 आ गया। अब हमको देखना है यह संख्या कि इन चारों में से किससे विभाजित होगी। तो यह संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 8 है। यह संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं ये देखते हैं। 7 सत्ते 49, 6 बचेंगे, 68 हो जाएगा। 7 के पड़े में 68 विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 5 से ये विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई के अंक पर यहाँ पर 0 या 5 में से कोई भी अंक नहीं है। 9 से देखते हैं, 9 पंजे 9 छंग 54। देखिए 9 छंग 54, एक बचेगा, 9 दूनी 18। तो यह संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 9 से भी विभाजित हो रही है। फिर अगली कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने संख्या ली 400। जैसे एक संख्या ली हमने 47। अब इस 47 में से अगर हम इसी संख्या के अंकों का योग घटा दें, 7 और 4 होंगे 11। अगर 47 में से हम 11 घटा दें तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 36। अब देखिए 36 2 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। तो इस समय तो दोनों ही विकल्प सही हो रहे हैं। और कोई उदाहरण लेते हैं। अगर हम संख्या लें यहाँ पर 52। अगर 52 में से हम इसी संख्या का योग घटा दें, देखिए 52 में से इन दोनों का योग 5 और 2 हो जाएंगे 7, 5 और 2 7 हो जाएंगे। इनको घटाने 52 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो मिलेगा 45। और यहाँ पर ये 45 जो है केवल 9 से ही विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा यहाँ पर ये संख्या। तो हमने तीनों संख्या जो उदाहरण के रूप में ली थी, उन सभी संख्याओं में हमने देखा कि संख्या में से उसी संख्या के अंकों का योग घटाने देने पर वह संख्या सदैव 9 से तो सदैव ही कटती है। देखिए पहली वाली संख्या 9 और 2 दोनों से विभाजित हो रही थी। दूसरी वाली संख्या में से उसी संख्या के अंकों का योग घटाने पर 36 मिला। 36 2 से भी विभाजित था और 9 से भी विभाजित था। 52 में से उसी संख्या का योग 7 घटाने पर 45 मिला। 45 9 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है इनमें। तो यह संख्या देखिए 9 से भी विभाजित है। तो तीन उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या में से उसी संख्या के अंकों का योग घटाने पर वह सदैव 9 से तो जरूर विभाजित होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2, दो संख्याओं का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15 है, उन इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आएगा, दोनों संख्याओं की गुणा करने पर 15 आता है। अब इन्हीं संख्याओं का अगर हम व्युत्क्रम जोड़कर बताएं तो कितना होगा। ये चार विकल्प दिए गए हैं, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल इन चार में से कौन सी संख्या होगी। तो हमको ऐसी दो संख्या ढूंढनी होंगी जिनको जोड़ने पर तो 8 आए और जिनकी गुणा करने पर हमको 15 मिले। देखिए अगर हम संख्या देखें, 5 तिया 5 और 3 को जोड़े तो 8 आएगा और 5 की गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो वे दोनों संख्या हो गई है, एक 5 है और एक 3 है, जिनको जोड़ने पर 8 आएगा, गुणा करने पर 15 आएगा। प्रश्न में कहा गया है इन संख्याओं का जो व्युत्क्रम है, देखिए 5 का व्युत्क्रम 1/5, संख्या 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3। अब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल हमको बताना है तो इनको जोड़ लेंगे। अब अगर इनका हम लैसे लें या तिरछी गुणा दोबारा भी इसको हल कर सकते हैं। 3 की गुणा 1 से करने पर 3 एकन 3, 5 की गुणा 1 से करेंगे 5 एकन 5, बीच में प्लस और हर में हर की गुणा होगी, 5 तिया हो जाएगा 15। 5 और 3 8 और बटे में आ गया है 15। तो 8/15 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है संख्या
जो 4 या 4 से अधिक अंकों की है, 8 से विभाज्य है यदि। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अगर कोई संख्या 4 या 4 से अधिक अंकों की होती है तो वह संख्या 8 से कब विभाजित होती है। उसके लिए चार ऑप्शन है कि अगर वो संख्या सम संख्या है, कि अंतिम अंक 8 से भाज्य है, या अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हैं, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कोई संख्या अगर 4 या 4 से अधिक अंकों की है, यदि कोई संख्या 4 या 4 से अधिक अंकों की है तो वह संख्या 8 से कब विभाज्य होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर जब हम विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं तो उसमें हम सीखते हैं कि 8 से कोई भी संख्या तभी विभाजित हो सकती है यदि संख्या के अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 की विभाज्यता का नियम हमसे कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनी है अगर वह 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित अवश्य होती है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब देखिए इन जो दो संख्या हमने लिखी थी इनकी जांच कर लेते हैं कि ये वाली संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं। तो यह 4 अंकों की संख्या है, पीछे से 3 अंक है, 476। अगर हम 476 को 8 से भाग करें तो 8 पंजे 40, यहां पर बचेगा 7, उतार लेंगे 6, 8 नम 72। तो 76 में से 72 घटाएंगे तो यहां पर हमको मिलेगा 4, यहां पर शेष बल मिल गया। तो यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, यह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि बाद के 3 अंकों से जो संख्या बनी थी वह भी 8 से विभाज्य नहीं है। अब दूसरे वाली संख्या का उदाहरण लेते हैं। यहाँ बाद के 3 अंक है 451, तो 451 को हम 8 से भाग कर लेते हैं। 8 पंजे 40, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 5, उतार लेंगे 1, और 8 छंग 48, तो यहाँ पर बच जाएगा 3। तो बाद के 3 अंकों को 8 से भाग करने पर हमको शेषफल 3 मिला है, तो यह 3 अंकों की संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 4 या 4 से अधिक अंकों की है तो उस संख्या के अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी 2 से, 5 से, 8 से या 9 से। देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है, पहला वाला प्रश्न भी तो यही था हमारा। अगर किसी संख्या से अंकों के जोड़ को घटा दिया जाए, उसी संख्या के अंकों का जोड़ घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव 9 से विभाजित होती है। यही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ है एक संख्या से उसी संख्या के अंकों का योग घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है 9 से। ऑप्शन नंबर डी सही था इस प्रश्न का। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जब -1 की गुणा -1 से ही कितनी बार गुणा की जाए, -1 से भी गुणा 100 बार की जाए, 100 बार, तो इनका गुणनफल क्या आएगा, ये प्रश्न में हमसे पूछा है। देखिए -1 की गुणा -1 से 100 बार की जा रही है, तो ये गुणा का रूप लिखा हुआ है, इसको हम घातांक रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या की बार बार गुणा हो रही है, कितनी बार गुणा कर रहे हैं हम -1 की, 100 बार, तो -1 की घात में आ जाएगा 100। यहाँ -1 गुणा में 100 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की घात 100। देखिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अगर -1 की घात में कोई सम संख्या है, सम संख्या, तो वह संख्या अवश्य, अगर -1 की घात में सम संख्या है तो उसका उत्तर आता है प्लस का 1। और यदि -1 की घात में विषम संख्या हो, विषम संख्या अर्थात जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उनको हम विषम संख्या कहते हैं। अगर -1 की घात में कोई विषम संख्या दी जाए तो उसका उत्तर हमको मिलता है -1। अब इस प्रश्न में -1 की घात में 100 है, तो 100 तो सम संख्या है क्योंकि यह 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है।
इस -1 की घात में 100 होने का मतलब है एक सम संख्या है, तो इसका उत्तर आ जाएगा +1। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। क्योंकि जब हम -1 की गुणा 100 बार करेंगे -1 से, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की घात 100। और -1 की घात में अगर कोई सम संख्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो उसका उत्तर आता है +1। और कोई संख्या ऐसी है -1 की घात में जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, अर्थात विषम संख्या होती है, तो उसका उत्तर आता है -1। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमसे कहा गया है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। कि 76,076 को अगर हम 13 से भाग दें तो भागफल कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये तो भाग करके देखना होगा। 13 से अगर हम 76,076 को भाग करें तो देखिए कितनी बार 13 पंजे 65, 76 में से 65 घटाएंगे तो 11 आ जाएंगे, उतार लेंगे 0। 13 अट्ठे 104, 110 में से 104 घटाएंगे 6, उतार लेंगे 7। 13 पंजे 65, 67 में से 65 घटाने पर 2 आएगा, फिर उतारेंगे 6। तो 13 दूनी हो जाएंगे 26। तो जब हमने 13 से 76,076 को भाग दी तो भागफल हमको क्या मिला है, भागफल मिला है 5,852। 5,852 विकल्प नंबर बी हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। 5,852, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है, 75 से पूर्णतः विभाजित है, कौन सी है। ये प्रश्न में हमसे पूछा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन चारों में से कौन सी है जो 75 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 75 से भाग देने पर शेषफल हमको 0 मिलेगा। तो वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम यहाँ पर देखनी है। देखिए 75 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो 75 से विभाजित का नियम, देखिए 75 के गुणनखंड अगर हम लिखें 25 या 75, तो कोई संख्या अगर 25 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वह 75 से अवश्य विभाजित होती है। अगर कोई संख्या 25 से भी विभाजित है पूरी पूरी और 3 से भी विभाजित है तो वह 75 से जरूर विभाजित होती है। तो पहले वाले सवाल में देखते हैं यह संख्या 25 से या 3 से विभाजित होगी या नहीं। अगर दोनों से विभाजित होगी तो 75 से भी विभाजित होगी। तो ये तो ऑप्शन चेक करके हमको देखना पड़ेगा। कोई संख्या 3 से तभी विभाजित होती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो इस संख्या के अंकों का योग निकालें। 5 में 2 जोड़ने पर 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8। तो अंकों का योग 8 आया है और 8 3 से विभाजित नहीं होता है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है। अगर कोई संख्या 3 और 25 दोनों से विभाजित होगी तभी तो 75 से विभाजित होगी। ये तो 3 से ही विभाजित नहीं है, तो 75 से 25 से हम इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि ये 75 से होगी भी नहीं। अब दूसरा विकल्प देखते हैं। देखिए अंकों का योग 5 और 1 हो गया यहाँ पर 6, 5 और 1 6, 6 तो 3 से विभाजित हो जाता है, तो यह संख्या 3 से विभाजित है। अब इसको 25 से भी चेक कर लेंगे। देखिए 25 से 25 चौका 100, फिर इसका 0, 5 में पढ़ा जाएगा नहीं, 0 यहाँ शेषफल 5 बढ़ेगा, बचेगा शेष। तो यह संख्या 25 से विभाज्य नहीं है, तो ये 75 से भी विभाज्य नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहले इनके अंकों का योग 7 5 12 और 1 13, तो 13 तो 3 से विभाजित होता नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 75 से विभाजित नहीं होगी। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। तो यह संख्या के अंकों का योग 5 और 1 6, 6 3 से विभाजित होता है, तो यह संख्या 3 से विभाजित हो गई है। अब 25 से देखते हैं इसको। 25 चौका 100, 5 का लगेगा 0, 25 दूनी 50, तो यह संख्या 25 से भी पूरी पूरी विभाजित है। तो चारों ऑप्शन में एक ही संख्या ऐसी है जो 3 से भी पूरी विभाजित है और 25 से भी पूरी पूरी विभाजित है, तो यह संख्या 5 से भी 75 से भी अवश्य विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न में हमसे कहा गया था 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 75 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो कोई संख्या 75 से तभी विभाजित होगी जब वह 3 और 25 दोनों से विभाज्य हो। तो एक ही संख्या ऐसी है जो 3 से और 25 से दोनों से विभाज्य है, तो यह 75 से भी विभाज्य होगी। इस प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8।
प्रश्न संख्या 8 में हमसे कहा गया है कि 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग में से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो तो वह संख्या हमको बतानी है। प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं के योगफल में से हम कौन सी संख्या घटाएं कि जिससे हमको 10 लाख मिल जाए। अब पहले हम इन दोनों संख्याओं का योगफल कर लेते हैं कि 8,93,645 और 6,35,489, इन दोनों के योगफल में से ही तो संख्या हमको घटानी है। इनको जोड़ लेते हैं। 9 5 14 का 4 हासिल 1, 8 4 12 13 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1 लगेगा। फिर 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा और 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 6 14 और 1 हो जाएंगे 15। तो इन संख्याओं का योगफल आया है 15,29,134। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 15,29,134 में से क्या घटाया जाए कि हमको 10 लाख मिल जाए। तो अगर हम इन संख्याओं के योगफल में से इस 10 लाख को ही घटा दें तो हमको वह संख्या मिल जाएगी जिसको इसमें से घटाने पर 10 लाख मिलेगा। तो 15,29,134 में से हम घटा देंगे यहां पर 10 लाख, तो हमको मिलेगा घटाने पर 5,29,134। कौन से विकल्प में हमको दिया गया है 5,29,134? विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। प्रश्न में हमसे कहा गया था इन दोनों संख्याओं के योगफल में से कौन सी संख्या घटाए जिससे कि हमको 10 लाख मिल जाए। तो इन संख्याओं का योगफल आया 15,29,134। अगर इस संख्या में से जो योगफल जो अंतर हमको प्राप्त करना है अगर उसी को घटा देंगे तो वह संख्या हमको मिल जाएगी जिसको अगर हम 15,29,134 में से घटाएंगे तो हमको 10 लाख मिलेगा। तो हमने इस संख्या में से 10 लाख को ही घटा दिया तो हमको मिला 5,29,134। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताना है। देखिए इकाई जैसे कोई संख्या है जैसे 745 है तो इस संख्या में इकाई का अंक है 5। दाई ओर से लास्ट वाला जो अंक है देखिए सबसे पीछे का जो अंक है उसी को बोलते हैं हम इकाई का अंक। इकाई का अंक। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अब ये 10 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो सदैव या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती हैं। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद आ जाएगा 23 29। देखिए 10 हुई या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है इन सभी के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। इन सबकी गुणा करने पर जो संख्या हमको मिलेगी उस संख्या में इकाई का अंक हमसे पूछा गया है। तो इकाई का अंक बताने के लिए हम पूरी संख्याओं की गुणा नहीं करते, केवल उनके इकाई के अंक की गुणा करते हैं। देखिए अगर देखिए यहां पर एक संख्या 5 है और 10 है, 5 और 10 की गुणा करने पर बनता है 10। 5 दो दो की और 5 की गुणा करेंगे तो आ गया 10। अब देखिए 10 आ गया है हमको, अगर और सभी संख्याओं की हम गुणा करें जो गुणनफल आएगा उसकी गुणा अगर फिर 10 से करेंगे हम, क्योंकि सभी की गुणा करने पर गुणनफल मिलना है हमको। तो अगर सभी संख्याओं का गुणनफल की गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो हमको लास्ट में 0 जरूर मिलेगा, क्योंकि 10 से गुणा करने पर जैसे अगर हम 25 की गुणा 10 से कर दें तो हमको मिलेगा 250। 35 की गुणा अगर हम 10 से कर दें तो मिलेगा 350। 24 की गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो 240 मिलेगा। तो 10 से गुणा करने पर जो गुणनफल मिलता है उसमें इकाई के स्थान पर सदैव 0 जरूर होता है। तो देखिए 2 और 5 की गुणा, इन अभाज्य संख्याओं में एक संख्या 2 और 5 है तो दोनों की गुणा करने पर 10 बन गया। अब और शेष संख्या अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर कोई भी संख्या हमको मिले उसकी गुणा जब हम 10 से करेंगे तो उसमें इकाई के अंक पर 0 अवश्य आएगा। तो इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक होगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो गया है सही उत्तर।
अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। देखिए प्रश्न संख्या 10 में हमसे कहा गया है 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई का अंक हमसे पूछा गया है कि इन चारों संख्याओं की गुणा करने पर जो संख्या हमको मिलेगी, जो गुणनफल मिलेगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो जब हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो सभी संख्याओं की गुणा नहीं करते हैं, केवल संख्याओं के इकाई के अंक की गुणा करते हैं। जैसे 3207 है, इसकी गुणा 12 से, गुणा 17 से, गुणा 13 से हमको करनी है। तो सभी की गुणा करके नहीं देखेंगे, हम केवल इकाई के अंक की गुणा करेंगे। यहाँ इकाई का अंक 7, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 3। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। देखिए 7 की गुणा 2 से करने पर 14 आएगा। तो इस गुणनफल में इकाई का अंक कितना मिला? 4। इस 4 की गुणा इसी वाले इकाई के अंक से करेंगे। 7 चौक हो जाएगा 28। 28 में इकाई का अंक है 8। 8 की गुणा 3 से करेंगे तो 8 तिया हो जाएंगे 24। और यहाँ पर इकाई का अंक है 4। तो इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई के अंक पर आएगा 4। कितना आएगा? 4। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। दो संख्याओं का योग 2,34,560 है कि दो संख्याओं की तो जोड़ने पर 2,34,560 मिलेगा। प्रश्न में ये कहा गया है हमसे, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर इतना आएगा और एक संख्या दूसरी वाली संख्या से 10,010 अधिक है, तो बड़ी वाली संख्या हमको निकालनी है। तो प्रश्न में जैसे कहा गया है, दो संख्याएं हैं, एक संख्या दूसरी वाली से 10,010 अधिक है। तो अगर एक संख्या हम x मान लें तो दूसरी वाली संख्या इससे 10,010 अधिक होगी। तो ये होगी x में 10,010 जोड़ने पर हमको मिलेगी। एक संख्या दूसरी वाली से 10,010 अधिक है, अगर हमने एक संख्या x मानी तो दूसरी वाली उससे 10,010 अधिक हो जाएगी, उसमें 10,010 जोड़ने पर हमको वो संख्या मिल जाएगी। प्रश्न में कहा गया है दोनों संख्याओं का योग इतना है, तो बड़ी वाली संख्या बतानी है। तो बड़ी वाली संख्या तो यही होगी, पहली वाली से 10,010 अधिक है तो ये बड़ी हो जाएगी। प्रश्न में इन दोनों संख्याओं का योग 2,34,560 बोला गया है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे, x में अगर x प्लस 10,010 अगर हम जोड़ें तो हमको मिलेगा 2,34,560। अब जोड़ते हैं, x में x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x, ये 10,010 दाहिने पक्ष में जाएगा तो घट जाएगा। तो 2,34,560 में से हम 10,010 घटा देंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? 0, 5, 5, 4 और ये आएगा 2, 2। ये बनेगा 2,24,560 और 2x, हमको तो x का मान निकालना है, 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में। तो 2,24,550 को हम भाग करेंगे 2 से, तो भाग करने पर आएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, एक हासिल, ये एक शेष बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ शेष 2 अट्ठे 16। तो पहली संख्या तो हमको मिल गई है यहाँ पर 1,12,238। हमको बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो छोटी संख्या तो x थी, बड़ी संख्या इससे 10,010 ज्यादा है x से, तो x का मान आया था 1,12,278। अब इसमें हम 10,010 और जोड़ देंगे तो हमको बड़ी संख्या मिल जाएगी। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहां पर होगी ये 1,12,278 है। उसमें अगर हम 10,010 और जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? देखिए जोड़ते हैं 78। अच्छा ये जीरो था, देखिए यहाँ जीरो, तो लास्ट में कटेगा ये 2 पंजे 10, लास्ट में 2 पंजे 10, तो ये 1,12,275 आएगा। यहाँ 8 नहीं, ये 5 है। और इसमें अगर हम 10 ये जोड़ देंगे 10,010, तो 5, 8, 2, 2, 2, 1, तो संख्या हमको मिल जाएगी 1,22,285। 1,22,285 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 देखिए। प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक शेष
व्यंजक शेष बचे बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक अमित है जिस जो अपने जन्मदिन पर कक्षा के सभी छात्रों को एक पार्टी देता है और इसके लिए पार्टी देने के लिए वह बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदता है और प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं। और यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक शेष बचे बिस्कुट की संख्या दर्शाता है। हमको ये बताना है कि 4 डिब्बों में अगर प्रत्येक डिब्बे में 8 8 बिस्कुट आते हैं तो 4 डिब्बों में जितने बिस्कुट आए होंगे उसमें से उन्होंने उस अमित ने एक एक बिस्कुट अपने सभी कक्षा के 28 छात्रों में बांट दिए। बांटने के बाद जो उसके पास शेष बिस्कुटों की संख्या बची है उसको इस 4 व्यंजक दिए गए हैं कौन से व्यंजक से दर्शाया जाएगा। अब देखिए देखिए एक डिब्बे में कितने बिस्कुट है, एक डिब्बे में बिस्कुट एक डिब्बे में बिस्कुट है 8। प्रश्न में कहा गया है कि अमित ने 4 डिब्बे खरीदे तो 4 डिब्बों में बिस्कुटों की संख्या निकालने के लिए देखिए एक में 8 बिस्कुट है तो 4 डिब्बों में होंगे 8 गुणा 4, 8 गुणा 4, 8 चौक 32 बिस्कुट उसने खरीदे होंगे। कितने बिस्कुट खरीदे उसने, 4 डिब्बों में 32 बिस्कुट आए उसके पास। और उसकी कक्षा में जो छात्र है वो 28 है। कक्षा में छात्र कितने हैं, 28। तो जब उसने प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्कुट दिया है तो उसके बाद शेष बिस्कुट कैसे बचे होंगे। तो हम इस कुल बिस्कुटों की संख्या में से जब शेष बिस्कुट की संख्या निकालेंगे तो कुल बिस्कुटों की संख्या में से हम 28 घटा देंगे तो हमको 4 बच जाएगा कि उसके पास अब 4 बिस्कुट शेष रह गए हैं। तो इनमें से कौन सा व्यंजक सही है। तो पहले हम बिस्कुटों की संख्या निकालेंगे तो 8 की गुणा 4 से करेंगे और उसमें से हमको 28 घटाना है तब जाकर हमको शेष बिस्कुटों की संख्या मिलेगी। कहने का मतलब है पहले 8 की गुणा 4 से करेंगे फिर उसमें से हम ये छात्रों की संख्या घटा देंगे तो शेष बिस्कुटों की संख्या हमको मिल जाएगी। तो या तो 8 गुणा 4 भी लिख सकते हैं या 4 गुणा 8 भी लिख सकते हैं इस बात को हम। तो -8। तो ये वाला व्यंजक कौन से विकल्प में हमको दिया गया है, 4 गुणा 8 प्लस 28, ये तो गलत है। 28 माइनस 28 में से घटाएंगे नहीं, 28 -8 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन डी। पहले हम कुल बिस्कुटों की संख्या निकालेंगे 8 चौक 32 और उसमें से छात्रों की संख्या घटा देंगे क्योंकि बिस्कुटों की संख्या अधिक है छात्रों की संख्या कम है। तो घटाने पर हमको शेष बिस्कुटों की संख्या मिल जाएगी क्योंकि प्रत्येक छात्र को उसने केवल एक ही बिस्कुट दिया था तो 28 छात्रों में केवल 28 बिस्कुट उसने बांट दिए थे। तो 32 में से 28 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 4 बिस्कुट उसको शेष बच जाएंगे उसके पास। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न में कहा गया है संख्या संख्या दी गई है 9,59,595, निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है ये वाली जो संख्या है इन बड़ी से बड़ी संख्याओं में से कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो इन संख्याओं सभी से हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो सबसे पहले जब हमको बड़ी संख्या उत्तर देना है तो बड़ी संख्या से ही स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे 47 से ये विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 47 तो एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो ये तो किसी से और विभाजित होगी नहीं तो हम 47 से भाग करेंगे 95, 95 और 95 को। तो देखिए कितनी बार इसमें पढ़ा जाएगा, 47 दूनी हो जाएंगे 94। 95 में से 94 घटाएंगे एक बचेगा, उतार लेंगे 9। 9 में तो 19 में पढ़ा जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, उतारेंगे हम 5। 195 हो गया ये। अब ये पढ़ा जाएगा 4 बार। 47 47 से हम इसको भाग कर रहे हैं तो 47 चौक देखेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 हो जाएंगे 18। अब इनको घटाते हैं, 15 में से 8 घटाएंगे 7, तो 7 से बच गया, उतार लिया हमने 9। अब ये 47 कन 47 एक बार जाएगा तो यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 3 बचे, उतार लिया हमने 5। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा पढ़ा, देखते हैं ट्राई करके इसमें। 8 8 नहीं 7 बार देखते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 चौक 28, 4 हो जाएंगे 32। तो ये लगभग
ये जाएगा 6 बार। 29 तो ज्यादा हो गया, ये 6 बार जाएगा, पर 6 बार भी ये पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा इस संख्या को। तो 47 से तो यह संख्या विभाजित नहीं हो रही है। तो हम अगली बड़ी संख्या से विभाजित करके देखते हैं, 37 से। अब इसको 37 से भाग करके देखेंगे, क्योंकि हमको बताना है कि ये संख्या किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो सकती है इन चारों में से। तो बड़ी संख्याओं से ही हम इसको विभाजित करके देखते हैं। अब 37 का नंबर है हमारा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। अब देखिए 37, 37 से इसको भाग करते हैं तो 37 दूनी हो जाएंगे, 7 दूनी 14, एक हासिल, ये हो जाएंगे 74। एक बचेगा, यहाँ पर 2 उतार लेंगे हम, 9। अब देखते हैं कितनी बार जाता है पहाड़ा। 6 बार देखते हैं, 6, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 6 18 और 4 तो 22, ये ज्यादा हो जाएगा, हम रखते हैं 5। तो 5 सत्ते 35 का 5, 3 हासिल, 5 या 15 और 3 हो जाएंगे 18। इनको घटाते हैं। अब देखिए 19 में से 9 में से 5 घटाने पर 4, 11 में से 8 घटाएंगे तो आ गया 3, उतार लिया हमने फिर से 5। अब ये हो गया 345। अब जाएगा ये 9 बार। 9 से 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 या 27 और 6 होते हैं 33। अब इनको घटाएंगे, 2 बचा, यहाँ बच जाएगा 1, उतार लेंगे हम 5। अब ये कितनी बार जाएगा इसमें, देखते हैं 3 बार। 33 तिया, 3 से 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 हो जाएंगे 11। तो अब इनको घटाते हैं, 8 में से 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 घटाने पर 8, 2 में से 1 घटाएंगे 1, उतार लेंगे यहाँ पर हम 5। तो अब ये तो कट जाएगा 5 बार, 37 पंजे 185। तो ये 37 से पूरी पूरी संख्या विभाजित हो गई है। तो प्रश्न में हमसे कहा गया था दी गई संख्या किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। तो हमने पहले सबसे बड़ी संख्या से इसको भाग दी, 47 से तो ये विभाजित हुआ नहीं। फिर 37 का नंबर लगाया, 37 से हमने इसको भाग दी तो यह विभाजित हो गया है। तो 47 के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या 37 ही थी, 47 से तो ये विभाजित नहीं हुआ था, 37 से विभाजित हो गया है। तो यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 पर। एक पार एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। देखिए, पार्क एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में हम 420 कारें ही खड़ी कर सकते हैं। तो बताना है कि पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी की जा सकती हैं। देखिए, एक पंक्ति में कितनी कारें खड़ी करी जा सकती हैं, 420। और हमारे पास पार्क में पंक्ति है 14, तो 14 पंक्तियों में कितनी कारें खड़ी की जा सकती हैं, 14 की गुणा हो जाएगी 420 से। कर लेते हैं गुणा। 14 का पहाड़ा जीरो में पढ़ेंगे 0, 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगे 2, 14 चौका 56 और 2 हो गए 58। तो 5880 कारें उस पार्क में खड़ी की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। 5880 कारें उस पार्क में खड़ी की जा सकती हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, एक स्कूल में कमरों की संख्या है 26। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं और हर कमरे में 4 4 पौधे लगाए गए हैं और हर एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, प्रत्येक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। पूरे स्कूल के 26 कमरों में, उस स्कूल के 26 कमरों में जो पौधे लगाए गए हैं उनमें कितने कप पानी की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, एक कमरे में देखिए एक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, एक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं और कमरों की संख्या है स्कूल में 26। कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे, 26, 4 की गुणा 26 से कर लेंगे तो पौधों की संख्या हमको मिल जाएगी। 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2
दो 10, तो ये आ जाएगा 104। तो 26 कमरों में कुल लगाए गए पौधों की संख्या है 104। 104 पौधे हैं और एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। तो 104 पौधों में कितने कप पानी डाला जाएगा? देखिए, एक पौधे के लिए, एक पौधे में, एक पौधे में पानी डाला जाता है 2 कप। एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। तो हमारे पास कुल पौधे कितने हैं? कुल पौधे हैं 104, क्योंकि एक कमरे में 4 पौधे लगाए हैं तो 26 कमरों में 104 पौधे लगाए जाएंगे। तो 104 पौधों में कितने कप पानी डलेगा? 104 की गुणा 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 208। 208 विकल्प नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न में हमसे कहा गया था कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 4-4 पौधे लगाए गए हैं और प्रत्येक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। तो सभी पौधों में कुल कितने कप पानी डाला जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो एक कमरे में पौधों की संख्या 4, तो 26 कमरों में पौधों की संख्या हो जाएगी 104। 26 की गुणा 4 से करने पर एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो 104 पौधों में 104 गुणा 2 कप पानी डाला जाएगा, अर्थात 208 कप पानी डाला जाएगा सभी पौधों में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। देखिए यहां पर दिया गया है स्टार कि किस मान के लिए संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। प्रश्न में कहा गया है कि इस संख्या में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रख दी जाए जिससे यह पूरी पूरी 13 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 13 से विभाजित होने के लिए यहां पर हमको बताना है स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। चलिए, यह है 56, स्टार यहां पर है 89, जीरो। अब हम इसको जब 13 से भाग करेंगे, 13 से भाग होनी विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है 13 से इसको भाग करने पर यह पूरी पूरी विभाजित हो जानी चाहिए। अब यहां पर हमको क्या रखना है? एक रखना है, 3 रखना है, 5 या 7। तो अब कोई सा छोटे से छोटा अंक रख के देख लेते हैं पहले। अगर हम यहाँ पर एक रखें, अब भाग करते हैं। देखिए स्टार के स्थान पर जैसे हम मान लेते हैं एक, तो 13 से भाग करेंगे, 13 चौका होते हैं 52। देखिए 52, तो 52 में से 56 में से 52 घटाएंगे 4। अगर हमने यहाँ एक रखा तो एक उतारना पड़ेगा। 13 तिया हो जाएंगे 39, और 41 में से 39 घटाएंगे 2, उतार लेंगे हम 8। 13 दूनी हो जाएंगे 26, 13 दूनी 26, 28 में 26 घटाएंगे 2 बचेगा, उतार लेंगे हम यहाँ पर 9। ठीक है, तो 9 उतारने से ये 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ बचेंगे 3, उतार लेंगे हम 0। 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 4 शेष बच जाएगा। तो ये संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी अगर हम स्टार के स्थान पर एक रख देते हैं। तो ये तो इसका उत्तर है नहीं है, फिर 3 रख कर देख लेते हैं। 3 रखने पर देखते हैं अब जैसे यहाँ पर हम रखते हैं 3, तो 13 चौका 52, 56 में से 52 घटाएंगे, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 4, उतार लेंगे 3। तो 13 त्या 39, 13 त्या 39, तो यहाँ पर अब इस बार बचेगा 4 शेष, उतारेंगे 8। 13 त्या 39 ही रहेगा यहाँ पर, 13 त्या 39। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 18 में से 9 घटाने पर हमको मिल जाएगा 9, उतार लेंगे 9। तो 13 सत्ते हो जाएंगे 91, यहाँ पर मिलेगा फिर से हमें को 8, उतारेंगे 80, 13 छंग 78, तो 2 शेष रह जाएगा। तो यह संख्या 3 स्टार के स्थान पर अगर हम 3 रखते हैं तो यह 3 से भी विभाजित नहीं होगी। अब हम रख कर देख लेते हैं 5, यहाँ रखते हैं 5। देखिए 13 चौका 52, तो 56 में से 52 घटाएंगे 4, उतार लेंगे 5। 13 तिया 39, इस बार यहाँ पर बचेंगे 6, उतारेंगे 8। 13 पंजे 65, बच जाएंगे यहाँ पर 3, उतार लेंगे यहाँ पर 9, और 13 तिया हो जाएंगे 39, फिर उतारेंगे 0, 0 में पढ़ा जाएगा नहीं तो उसका भी लग जाएगा 0। तो यहाँ शेषफल आ गया है 0। अगर हम स्टार के स्थान पर यहाँ रख दें संख्या 5, अंक 5 रख दें, तो यह संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है विकल्प नंबर सी। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7,890 980 है, 7,980 है,
तो जिनमें से दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया गया है, तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए प्रश्न में कहा गया है तीन संख्याओं की गुणा करने पर 7,980 आता है। तो जैसे तीन संख्या हमने x, y और z, कोई ये तीन संख्या है, इनकी गुणा करने पर 7,980 आता है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, इसका मतलब है कोई सी भी दो संख्याओं की गुणा करने पर 228 आएगा। अगर हम पहली दो संख्याओं की गुणनफल प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, इन पहली x और y की गुणा करेंगे तो 228 आएगा, और गुणा z बराबर 7,980। अब हमको तीसरी संख्या निकालनी है, तो 228 इधर गुणा में है, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में, तो z बराबर 7,980 को भाग कर देंगे 228 से। अब इसको भाग करते हैं, देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 नम 18 0, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चौक 8। फिर इसको 2 से भाग कर सकते हैं, 2 एकन 2, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 पंजे 10, तो 2 से 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब ये आ गया 57, 57 तो 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए इसको भाग करते हैं, तीन तीन एकन 3, 3 नम 3 एकन 3 और 3 नम हो जाएंगे 27। फिर 3 से 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 पंजे 15। अब इस 19 से हम 665 को अगर हम भाग करें 19 से, तो 19 तिया हो जाएंगे 57, 19 तिया हो जाएंगे 57, 19 तिया 57, 66 में से 57 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, और 19 पंजे 95, तो जेड का मान आ गया है 35, अर्थात तीसरी संख्या है 35। प्रश्न में हमसे कहा गया था तीन संख्याओं की गुणा करने पर 7,980 आता है, कोई दो संख्याओं का गुणनफल 288 है, तो हमने पहली और दो दो संख्याओं का गुणनफल 228 लिखा, और तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में, इससे जब ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगे तो आ गया है 35, तो तीसरी संख्या थी 35, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 18, संख्या में कहा गया है 4,006, 4,055, 44,004 और 444 का योगफल क्या होगा। संख्या 4,006, फिर है 4,055, फिर है 44,004 और फिर है 404, सभी का योगफल पूछा है, मतलब सभी को जोड़कर बताना है। तो 4 4 8 5 13 और 6, 13 6 हो जाएंगे 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 हासिल 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 हो जाएंगे 5, 4 4 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, तो यह है 52,509, 52,509 विकल्प नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है, वह संख्या ज्ञात करने के लिए हमको कहा गया है। तो हमारे पास ये एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, ये शेषफल फिर में है, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कोई संख्या हमको ज्ञात करनी है, अर्थात भाज्य हमको निकालना है, भाज्य हमको निकालना है कि जिस किसी संख्या को अगर हम 17 से भाग दें तो 17 हमारा भाजक हो जाएगा, जिससे भाग करते हैं वह भाजक, और भागफल आएगा 23 प्लस शेषफल बचता है 7, तो वह संख्या निकालनी है। तो अब इनकी गुणा कर लेंगे, 17 तिया 51 का 1 हासिल लगे 5, 17 दूनी 34 और 5 हो जाएंगे 39, और प्लस 7 और जोड़ देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 398। तो 398 कौन सा विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न में हमसे कहा गया था वह संख्या बतानी थी जिसको 17 से भाग दें तो भागफल 23 आए और शेष 7 बचता हो। तो हमारे पास एक शेषफल फिर में है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक था इस प्रश्न में 17, भागफल था 23, शेषफल बचता था 7, 17 और 23 की गुणा करेंगे 391, 7 जोड़ देंगे तो 398, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में कहा गया है 5,618, 3,845 में से क्या जोड़ना चाहिए, में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12,850 हो जाए। प्रश्न में हमसे कहा गया है इन दोनों संख्याओं के योगफल और एक संख्या और है,
जिनको जोड़ने पर 12,850 आना चाहिए। तो वो संख्या और बतानी है जिसको हम इस संख्याओं के योगफल में जोड़ें और ये संख्या हमको मिल जाए। तो पहले हम इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं 5,618 का 3,845 से। ठीक, 8 5 13 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो इन संख्याओं का योगफल आया है 9,463। प्रश्न में अब हमसे कहा गया है इस संख्या में, इन दोनों संख्याओं में और क्या जोड़ना चाहिए। मतलब इन संख्याओं का योग तो ये आ गया है, अब इस योग में और कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए जिससे हमको योगफल 12,850 मिल जाए। तो ये संख्या पता करने के लिए हमको इस योगफल में से इन दोनों संख्याओं का योगफल घटा देंगे। तो 12,850 में से 9,463 घटा देंगे। 10 में से 3 घटाने पर 7 मिलेगा। यहाँ 4 बचा। 14 में से 6 घटाएंगे। अब हम 14 में से 6 घटाना है तो 8, फिर 7 में से 4 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3। तो संख्या आ गई है 3,387। 3,387 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो गया है सही उत्तर। प्रश्न में कहा गया था कि इन दोनों संख्याओं के में और कौन सी संख्या जोड़े जिससे कि योगफल ये आ जाए। कि तीन संख्याओं का योगफल ये दिया गया है, वो तीसरी संख्या हमको निकालनी है। तो इन दोनों संख्याओं के योगफल को, जो योगफल हमको लाना था तीनों संख्याओं का, उसमें से दो संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो तीसरी संख्या हमको मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न में कहा गया है कि 2,408 गुणा 200 बराबर है। कौन सी संख्या के बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। 2,408 की गुणा हमको करनी है 200 से। तो देखिए इसमें दो जीरो आ रहे हैं तो लास्ट में दो जीरो लगा देंगे पीछे, फिर दो से गुणा कर देंगे। 2 अट्ठे 16, एक यहां पर आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा 4,81,600। तो 4,81,600 कौन से में है। यह ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 4,81,600। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको देखना था तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 22। भाग के प्रश्न में यदि भाजक, भाजक तो है 51। देखिए शेषफल फिर में लगेगी यहां पर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस होता है शेषफल, शेषफल। और यहां पर हमसे कहा गया है भाग के सवाल में भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल यहां पर 27 है। तो भाज्य हमको बताना है। तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम भाज्य निकाल सकते हैं। भाजक और भागफल की गुणा करनी है, इनकी गुणा करेंगे। 16 कन 16 का 6 हासिल लगा 1, 16 पंजे 80 और 1 हो जाएगा 81 और प्लस कर देंगे उसमें 27। तो 9 7 और 6 13 का 3 हासिल लगेगा यहाँ पर 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल था यहाँ पर 4 और 8, 843 आ जाएगा। 843 विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का है सही उत्तर। प्रश्न में कहा गया था एक भाग का सवाल है जिसमें भाजक तो 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27 है। तो वह भाज्य हमको निकालना था। तो शेषफल फिर में होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक है 51, भागफल है 16, शेषफल है 27। 51 की 16 से गुणा करेंगे, 16 कन 16 का 6 हासिल लगे 1, 16 पंजे 80 और 1 81 और प्लस 27 जोड़ देंगे। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर 243, 843। 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 8, 843 विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 23। 13,013 संख्या में 13 से विभाजित होती है। 13,000 जो 13 संख्या है वह 13 से विभाजित होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 13,013 वाली जो संख्या है ये 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है और अब हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 14 से प्रारंभ हो और 13 से विभक्त हो जाती है। वो संख्या हमको निकालनी है जो 14 से तो शुरू हो, 5 अंकों की हो और 13 से विभाजित हो जाए। तो देखिए ये वाली जो संख्या है 6 अंकों की, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा।
और तीन संख्या हमको पांच पांच अंकों की दे रखी है। अब 13 से कटने वाली इनमें से संख्या हमको देखनी है कौन सी है, सबसे छोटी देखनी है, वो भी 5 अंकों की। तो हम क्या करते हैं, इनमें जो सबसे चार संख्याएं दे रखी हैं, ये तीन शेष, इनमें सबसे वाली छोटी संख्या को 13 से भाग करके देख लेंगे पहले। इससे भाग करके देख लेंगे 13 से। ठीक है, 13 से इसको भाग करके देखते हैं। 13 से अगर हम 14,001 को भाग करें, सबसे छोटी संख्या तो यही होगी इनमें, ये जो तीन शेष संख्या है। एक 13 यहां पर बच जाएगा, यहां पर एक उतार लेंगे हम 0। ठीक है, तो इसमें पढ़ा जाएगा नहीं, 0 उतार लेंगे हम फिर से 0। 13 सत्ते होते हैं 91, 13 सत्ते 91, फिर यहां बचेगा 9, उतार लिया एक, फिर 13 सत्ते 91। तो देखिए सबसे पहले यही वाली संख्या 13 से विभाजित हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न में हमसे कहा गया था कि 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमको ढूंढनी है जो 13 से प्रारंभ हो और 13 से विभक्त हो जाए, मतलब 13 से पूरी पूरी कट जाए। तो हमको इन चारों में से वो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या वाली देखनी है जो 13 से कट जाए और 14 से शुरू होती हो। तो पहली वाली संख्या में तो 6 अंक थे, तो ये तो वैसे भी हमारा ऑप्शन नहीं है, उत्तर नहीं होगा। ये तीन शेष संख्या जो थी विकल्प में, ये सभी 14 से प्रारंभ है, 5-5 अंकों की है। अब हमको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है 13 से कटने वाली, तो सबसे छोटी संख्या इन तीनों में ये थी, हमने इसको ही भाग करके देख लिया, तो ये विभाजित हो गई पूरी पूरी, इसलिए यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर ये नहीं उत्तर होता तो हम फिर इन दोनों में से दूसरी छोटी संख्या को भाग करके देखते, फिर तीसरी को देखते। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 24। 10,101, 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल कितना होगा? 10,101 की गुणा हमको 17 से करनी है। 17 कन 17 का 7 हासिल लगा एक, जीरो में पढ़ा 0 बार जाएगा, एक हासिल था एक आ जाएगा, 17 कन 17, फिर यहाँ एक हासिल आ जाएगा, 17 कन 17। तो ये संख्या हमको मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। दोनों की गुणा करने पर ऑप्शन नंबर ए वाली संख्या हमको मिल जाएगी। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 25। 10,170 और 8,369 में कितना अंतर है, इनका अंतर निकालना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे अंतर निकालने के लिए। 10 में से 9 गए एक, 6 में से 6 गया 0, फिर 10 से भाई लेंगे तो 11 में से 3 गए 8, 9 में से 8 गए एक, तो इनका अंतर आ जाएगा 1,801। 1,801 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 26। ये व्यंजक दिया गया है बराबर है, किसके बराबर है? तो पहले हम जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 7 3 10 का 0 हासिल लगा एक, 8 और एक 9 और एक हासिल था 10 का 0 हासिल लगा एक, 6 5 11 और एक 12 का 2 हासिल लगा एक, 7 और एक 8 और एक ये हो गया 9। तो दोनों का योगफल 9,200, घटा देंगे इसमें से हम 2,600, 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। 12 में से 6 घटाने पर 6, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, तो इनका उत्तर आ जाएगा 6,600। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 27। इनमें पूछा है कि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है। देखिए, दोनों संख्याओं की गुणा करके बताना है इनमें से किसके बराबर है। तो अगर हम देखिए यहां पर इकाई का अंक देखें, तो 7 की गुणा, देखिए दोनों के गुणनफल जब करेंगे तो गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा, इनके इकाई वाले अंकों की गुणा करने पर जो इकाई का अंक मिलेगा, उस गुणनफल में इकाई वाले अंकों की गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक इनके गुणनफल में इकाई वाले अंक के बराबर होगा। तो देखिए 7 दूनी 14 बनेगा, तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 4 आएगा। दोनों संख्याओं की गुणा करने पर जो गुणनफल मिलेगा उसमें इकाई का अंक 4 होगा। पर यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 8 है, तो इनमें से कोई सी भी संख्या इन दोनों का गुणनफल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बस हमको इन दोनों संख्या की गुणा करके नहीं देखनी है, क्योंकि हम बिना गुणा किए ही बता सकते हैं इनका गुणनफल इन विकल्प में से कौन सा होगा। क्योंकि इन संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा, इन संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, और इस संख्या में इकाई का अंक है 4, तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वह 4 आएगा।
पर यहाँ किसी ऑप्शन में इकाई के अंक पर 4 दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 28, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का। 39,497 में से कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए 39,497 में हमको कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी चाहिए जिससे योगफल 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ये हमसे कहा गया है। देखिए कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होती है जब उस संख्या के सभी अंकों का योग किससे विभाजित हो जाए, 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम इस संख्या के अंकों का योग करते हैं, तो 9 3 3 9 4 प्लस 9 प्लस 7, तो अंकों का योग कितना आएगा, देखिए 12 4 16, 16 और 9 हो जाएंगे 25, और 25 में 7 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 32। तो 32 तो अभी 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर इसमें कम से कम कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें, अगर इसको हम 1 जोड़ दें, देखिए अगर 0 जोड़ेंगे तो 32 रहेगा, 32 तो 3 से कटेगा नहीं, फिर 1 जोड़कर देखते हैं तो आ जाएगा 33, और 33 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो यह संख्या 3 से अवश्य पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। ये 9 3 12 4 16, 16 9 25 और 7 हो जाएंगे 32। तो 32 तो 3 से विभाजित नहीं है, इस अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो 32 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, छोटी संख्या देखते हैं रखकर, तो 32 में 1 जोड़ने पर 33 आ जाएगा, 33 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो यह संख्या भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अगर हम इस संख्या में छोटा से छोटी संख्या 1 जोड़ दें तो यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी हमने आज की इस कक्षा में हल कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह क्लास कैसी लगती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।